तो सेफ है, एक है तो एक है तो एक है तो आपकी पाई पाई जो चोरी कर कर गए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। इनके बहकावे में मत आओ, और मैं तो कहता हूं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला तो अमित शाह ने झारखंड में खूंटा गाड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के चुनावी मैदान में चौतरफा बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी की इस तिगड़ी ने चुन चुन कर इतने वार किए कि विरोधियों की लाइन और लेंथ बिगड़ गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। कांग्रेस के पास संविधान वाला नैरेटिव है तो अखिलेश फेक इनकाउंटर की थ्योरी के साथ हमलावर है। इंडी गठबंधन के इस फॉर्मूले में मुस्लिम वोट रडार पर है, जबकि समूची बीजेपी की एक ही चुनावी लाइन है और वो है हिंदुत्व को धार देना। इसलिए आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो एक है तो 24 के लोकसभा चुनाव में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को अमल में लाने वाली बीजेपी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर कैसे आ गई, इसकी पूरी स्ट्रेटजी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि बीजेपी के टारगेट पर कांग्रेस ही सबसे ज्यादा क्यों है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ है और इसमें सबसे बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है भी नहीं। इसके बावजूद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। जहां एक तरफ मराठी वोटरों के बीच बीजेपी उद्धव ठाकरे पर लगातार हमले नहीं कर रही, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन को भी रडार पर नहीं लिया गया है। इसके पीछे माना जाता है कि महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। वहीं एंटी हिंदुत्व वोट बैंक का भी फॉर्मूला कांग्रेस नहीं घड़ा है। ऐसे में बीजेपी लगातार हमला करके कांग्रेस कैंप में खलबली मचाई हुई है। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम। मुझे बताओ, झारखंड में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अंत तक बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और हमारे युवाओं की रोजगारी लेकर जाते हैं, हमारी बेटियों से शादी करते हैं, उनकी भूमि हड़प कर जाते हैं। मैं आपको वादा करने आया हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। 1-1 लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज वो कहां वो पैसा है? एक खटाखट नहीं, एक चुनाव आया है, अब इनका सफाचट कर दीजिए, कर दीजिए, एक बार मौका ले लीजिए और हमेशा के लिए। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा गर्म है।
लेकिन बीजेपी हिंदुत्व की बुनियाद पर वोट पाने की प्लानिंग कर रही है। करीब 65 संगठन ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के समर्थन में माहौल तैयार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में आगे भी टूट होने के बड़े दावे करके मैसेज दिया है कि महाविकास अघाड़ी को दिया गया उनका वोट कहीं बेकार न चला जाए। मौलानाओं की मांगों के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए मोदी कांग्रेस के करप्शन को गिनाते हैं और राहुल गांधी की स्ट्रेटजी को विकास विरोधी बताते हैं। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी। महाराष्ट्र में 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी को 24 के लोकसभा इलेक्शन में ध्रुवीकरण की वजह से तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस बार भी अल्पसंख्यकों का वोट उसे नहीं मिलेगा, इसलिए बदली हुई रणनीति के तहत हिंदुत्व को आजमाया। इस दांव के तहत मराठा आरक्षण वाले मुद्दे को दबाने की प्लानिंग है। आज 9 नवंबर की तारीख है। और ये 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना और युवाओं को भत्ते देने की श्योरिटी के जरिए कांग्रेस का गारंटी वाला ऐलान ध्वस्त करने का पूरा खाका तैयार किया है और कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन झारखंड के लिए बनाया है। झारखंड में तकरीबन 15% आबादी मुस्लिम वोट बैंक की है, वहीं लगभग 26% आदिवासी वोट बैंक है और इन दोनों के यदि मिला दिया जाए तो तकरीबन 41% का आंकड़ा बनता है। पिछली बार जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने इसी वोट बैंक को हासिल करके सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, यदि हम ओबीसी की बात करें तो तकरीबन 55% ओबीसी और आदिवासियों के 26% में से कुछ परसेंटेज हासिल करने में लगी हुई है, जिससे कि उसकी सरकार बन सके। इसलिए इस बार ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में
माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। झारखंड में विरोधी गठबंधन आपस में उलझा हुआ है, जबकि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ और सहयोगियों के साथ मैदान में उतरी। सीएम फेस के तौर पर किसी को आगे न करके विवाद न पैदा करने की कोशिश की है। जहां जीत हार का अंतर कम था, वहां पूरी ताकत लगा दी। चंपई सोरेन की नाराजगी को भी बीजेपी चुनाव में कैश कराने के मूड में है। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी के संविधान वाले नैरेटिव को पब्लिक के बीच सियासी स्टंट बताना शुरू कर दिया। प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो अरबपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वो आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वनवासी कहते हैं। हमारे लिए आप आदिवासी हो। जल, जंगल, जमीन का अधिकार आपका है। जल, जमीन, जंगल का फायदा आपको मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो बीजेपी के लिए चुनाव में प्लस पॉइंट बन सकता है। करप्शन और धर्मांतरण के अलावा आदिवासी बहुल इलाकों में तेजी से बढ़ती आबादी की तस्वीर का मुद्दा भी बीजेपी ने थाम लिया है। बीजेपी के अंदर खाने भी ये चर्चा है कि इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं मिल सकता, इसलिए पूरी तरह से विरोधियों पर बीजेपी हमलावर है। संथाल परगना का इलाका कहलाता है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से पिछली बार बैक हो गई थी। यहाँ पर जो ये कोल्हान बेल्ट कहलाता है, यहाँ पर 13 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं लगी थी। लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली हुई है और वो लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं। सामने की तस्वीरें हमारे पीछे आपको दिखा रहे होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत जो है वो यहाँ पर जो यहाँ की जमशेदपुर की जनता है वो यहाँ पर कर रही है। तो जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम के लोगों के लिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं। बीजेपी की सरकार विकास करेगी? हाँ, करेगी सर, करेगी। अभी की सरकार ने विकास नहीं किया? नहीं किया। क्या किया अभी की सरकार? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। घुसपैठियों वाला मुद्दा कितना बड़ा? वो बहुत घुसपैठ हो रही है झारखंड? हो रही है। कितनी घुसपैठ हो गई? 80%। 80% जी। मतलब पहले की आबादी से अभी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। आप लोग चाहते घुसपैठिए बाहर जाए? बाहर जाए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह करप्शन और घुसपैठ को मुद्दा बना रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा और मोहन यादव ने हिंदुत्व के जरिए नई लकीर खींचनी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि विपक्ष के पास बीजेपी के इस हिंदुत्व एजेंडे की कोई कार्ड फिलहाल तो नहीं है। झारखंड का अस्मिता का लड़ाई है। ये चुनाव घुसपैठियों से झारखंड को बसाने का चुनाव है। भाई और बहनों, वोट नहीं बांटना है। हमारा वोट बांटेगा तो दोबारा आलमगीर आलम राजा बनेगा। हमारा वोट बांटेगा तो दोबारा इरफान अंसारी राजा बनेगा और हमारा समाज बिखर जाएगा। अगर आज झारखंड में आदिवासी हिंदू समाज एक रहते हैं तो हम लोग सेफ रहेगा, नहीं तो पूरा ये झारखंड आदिवासियों, वंचित, दलितों का ये झारखंड ये घुसपैठिया लूट के ले जाएगा। ये आप लोग लिख के रखिए। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये जो कांग्रेस है, ये हमारे हक के लिए काम नहीं करेगा। ये खाली घुसपैठियों के लिए काम करते आ रहा है और खाली घुसपैठियों के लिए काम करते जाएगा। हमारे पड़ोस के दुश्मन देश को याद करना पड़ेगा
पाकिस्तान को, जहां पर रोज लूट, फरेब, झूठ, मक्कारी, चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा है। और दुर्भाग्य से हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया। कराची, ये दुर्भाग्य की बात है। जाने अनजाने हमारे हिंदुओं की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से दिन दिन करके कम कराने का पाप अगर किसी ने किया है तो पाप कांग्रेस और हेमंत सोरेन, उनकी सारी घमंडिया लोगों के खाते में वो आ रहा है। लेकिन वोट के लालच में ये भूखे भेड़िए ये रात दिन सपना देखते हैं कि आओ, आ जाओ, आपकी आबादी आ जाएगी, खाली वोट दे देना, मर्जी आए जो कर देना। हरियाणा चुनाव में हिंदुओं को एक करने का एक्सपेरिमेंट योगी आदित्यनाथ के जरिए चला था। अब यूपी में योगी उसी लकीर को लंबी खींचना चाहते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में बटोगे तो कटोगे वाली थ्योरी को हवा देने के बाद यूपी उपचुनाव के लिए रैलियां शुरू कर दी और बता दिया कि लोकसभा चुनाव वाली गलती इस बार नहीं दोहराई जाएगी। बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहनों और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं है। अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ होने के बाद भी अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव से इतर कोई नया मुद्दा उनके पास नहीं। अखिलेश यादव को बुलडोजर, एनकाउंटर और अल्पसंख्यकों में ही उम्मीद की किरण दिखाई दे। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश के लिए सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है। उपचुनाव की 1-to-1 फाइट में योगी की साख दांव पर है तो अखिलेश के लिए अपनी 27 की सियासी जमीन बचाने के लिए आखिरी हथियार आजमाने जैसा है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। माना जा रहा है कि अखिलेश का पीडीए वाला दांव अगर उपचुनाव में नहीं चला तो फिर योगी को डिगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और 2027 के यूपी चुनाव में बीजेपी उस हिंदुत्व के जरिए आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेगी जिसने उसे यूपी में लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंचाया। जमशेदपुर से हिमांशु तिवारी और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।